हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस नए लेक्चर में। जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसके साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग पढ़े थे जिसका नाम था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाले थे उसका फॉर्मूला आया था E=1/4πε0 आई होप कुछ चीज समझ में आई थी। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है वैद्युत द्विध्रुव पे। किस पे? वैद्युत द्विध्रुव, नाम लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव, और इसकी क्षमता कैसे निकालते हैं हम लोग, या ऐसा बोले कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हुआ क्या कि हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पे जो आवेश थे ना वो सिंगल नहीं थे। सिंगल ना होने का मैं इसका मतलब ये हुआ कि आवेश डबल डबल थे, मतलब एक आवेश यहाँ बिंदुवत और एक आवेश यहाँ बिंदुवत, तो आपस में जुड़ जुड़ के एक साथ रहते हैं। जब ऐसे हमारे नेचर में बहुत सारे जगहों पे ऐसा चीज देखने को मिला तो हमने एक नई भौतिक राशि बनाई, या उन्हीं को एक नई भौतिक राशि बोला, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं। और जिसका नाम दिया क्या चीज? वैद्युत द्विध्रुव। क्या नाम दिया? वैद्युत द्विध्रुव। भैया वैद्युत द्विध्रुव का फिर हमने क्या किया, एक स्पेशल परिभाषा बनाया जिसमें दो चार्ज तो होंगे, क्लियर है, पर उसका कुछ स्पेशल परिभाषा हमने बना के रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव का। वो वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा क्या है और किसको बोलेंगे, आइए देखते हैं। तो हमने बोला क्या चीज, कभी भी नेचर में हमारे कहीं पर भी अगर दो चार्जेस होंगे, कितने चार्ज? दो चार्ज, और दोनों का परिमाण बराबर हो। परिमाण बराबर इन द सेंस जितना कूलम का पहला वाला हो उतना कूलम का क्या हो, दूसरा वाला भी हो, ठीक है। और साथ साथ में उन दोनों का जो नेचर हो अपोजिट हो। नेचर अपोजिट होने का मतलब एक प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्लियर है। और एक दूसरे से कुछ दूरी पे अल्प दूरी जिसको बोलते हैं, हम फिलहाल के लिए 2l लिख रहे हैं इस दूरी को, अब बीच की दूरी r भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 2l लिख रहे हैं, इसका काम आगे है बताऊंगा। ये अल्प दूरी पे अगर दोनों चार्ज रखे होते हैं तो इस सिस्टम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। समझ में आया? वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा? तो वैद्युत द्विध्रुव का एक डेफिनेशन बनाया। वैद्युत द्विध्रुव का डेफिनेशन क्या था? कभी भी समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के अगर आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब छोटे से दूरी पर रखे हों तो उस निकाय को हम लोग क्या बोल देंगे, वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है, वैद्युत द्विध्रुव का डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये रहा वैद्युत द्विध्रुव का डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब कहेंगे सर ये बताइए सर वैद्युत द्विध्रुव तो ये चीज हमने देख ली, डेफिनेशन समझ में आ गया, पर वैद्युत द्विध्रुव मिलता कहाँ पे है ये तो बता दीजिए। अभी तो आपने बोला कि नेचर में बहुत जगह मिलते हैं, तो थोड़ा हमको भी तो दिखा दीजिए नेचर में कहाँ कहाँ मिलते हैं। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं नेचर में हमारे वैद्युत द्विध्रुव कहाँ मिलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का याद रखिए, डेफिनेशन यही है, समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो उस निकाय को क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। वेरी गुड, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ठीक है। लेट्स स्टार्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हम देखते हैं हमारे नेचर में कहाँ कहाँ मिलता है। आइए भैया बहुत जगह मिलता है। जैसे एक बात करें, हम एक यौगिक है HCl, ठीक है, HCl पर चर्चा करते हैं। HCl को ले लेते हैं। अगर HCl को देखेंगे तो HCl किससे बना होगा, छोटे छोटे कणों से। अच्छा, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। और अणु किससे बना होता है, परमाणु से। ये तो बेसिक चीजें पता होगा, पहला लेक्चर देख लीजिएगा। अब देखिएगा HCl के जब हम एक परमाणु अणु को निकालते हैं तो उसमें देखते हैं क्या, हाइड्रोजन का एक अणु और क्लोरीन का एक अणु, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या होते हैं, एक HCl का अणु बनाते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे अणु मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मतलब कह सकते हैं HCl का निर्माण होता है। हम बात कर रहे हैं HCl के एक अणु से। एक अणु को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक हाइड्रोजन का एटम, एक इसका क्लोरीन का एटम। अच्छा, ये कैसे जुड़े रहते हैं दोनों एटम? तो जुड़ने का प्रोसेस क्या होता है कि भैया इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला जाता है, क्लोरीन में चला जाता है। तो अगर इसमें से इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे कौन सा चार्ज आया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इस पे आया है भाई, इसमें एंटर कर गया है तो इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, ठीक है, जो कि कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। इस गोले का अगर हम निकाले, गोले का पूरा कौन सा चार्ज है भैया, इस परमाणु पे प्लस चार्ज। इस पूरे गोले का हम सेंटर ऑफ चार्ज देखें, सेंटर ऑफ चार्ज इन द मन, इसका मतलब कि जहां पे सभी आवेश क्या हो, सकेंद्रित, मतलब एक जगह केंद्रित मान सकते हैं। तो कहां मिलता है, याद रखिएगा, कभी भी गोला होता है, जैसे सेंटर ऑफ मास 11 में पढ़े थे, अगर गोला है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है, बीच में होता है। सेम वैसे ही अगर प्लस चार्ज है तो सेंटर ऑफ चार्ज इसका कहां मान के चलेंगे आप, कहां पे होगा, बीच में होगा, ये बीच में, जो कि कितना रहेगा, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं प्लस में क्यू है प्लस क्यू, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर इसका सेंटर ऑफ चार्ज निकाले तो भी देखेंगे कहां पे होगा, यहां पे होगा। ये कितना होगा, -2 होगा, यही ना।
अब इन दोनों को ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ इस एटम की त्रिज्या, कुछ ना कुछ इस एटम की त्रिज्या। इसकी दूरी अगर एल बोले, इसकी दूरी एल बोले, तो टोटल दूरी कितनी होगी दोनों चार्ज के बीच की? तो भैया बोलेंगे दोनों जो डिस्टेंस होगा वो होगा कितना? 2l। कितना होगा? 2l। समझ में आया क्या? अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको क्या समझ में आएगा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें समान परिमाण दिख रहा है कि दो आवेश हो गए और विपरीत प्रकृति है उनके, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है? हाँ जी बिल्कुल है, यही तो डेफिनेशन बनाया था हमने। तो भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन क्या होगा? क्लियर हुआ? भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ मिलता है? तो हमारे नेचर में हर जगह, बहुत जगह है। क्या कि जैसे HCl का बात करें, HCl का एक जो अणु होगा कैसे बिहेव करेगा? एक जो अणु होगा HCl का वो कैसे बिहेव करेगा? वैद्युत द्विध्रुव की तरह। समझ में आया? सर क्या वैद्युत द्विध्रुव का और भी कोई एग्जांपल है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, आइए देखते हैं। एच फॉर एग्जांपल, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। आइए देखते हैं कौन सा H2O, कौन सा? पानी। आइए पानी को देखते हैं। अगर पानी को देखें कैसे बना होगा, तो भैया पानी का एक अणु जो होगा दो हाइड्रोजन के एटम और प्लस एक ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होता है। ये जुड़े कैसे रहते हैं? तो हाइड्रोजन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस हाइड्रोजन के एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इस पे कौन सा आएगा? प्लस चार्ज। इस पे कौन सा आएगा? प्लस चार्ज। कितना? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। इस पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले जाते हैं? ऑक्सीजन के परमाणु। अब ऑक्सीजन के परमाणु में जाएंगे तो होगा क्या? इस पे कितना चार्ज आया? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर माइनस चार्ज। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर इस गोले का सेंटर ऑफ चार्ज देखेंगे तो कहां होगा? बीच में। मान लेते हैं कितना आया? क्यू आवेश है। कितना है? क्यू, प्लस में क्यू। इस गोले का सेंटर ऑफ चार्ज देखेंगे तो ये कौन सा होगा? प्लस वाला क्यू। एक इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज होगा क्यू, ठीक है। अच्छा, इस गोले का अगर सेंटर ऑफ चार्ज देखें तो कहां आएगा? बीच में आएगा, जो कि माइनस वाला होगा। ये कितना होगा? -2 क्यू जितना भी रहा होगा उससे दोगुना होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। समझ रहे हैं ना? वेरी गुड। अगर सोच के देखिए, ये दोनों प्लस चार्ज जो है, इन दोनों प्लस चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज निकालें। मतलब यहाँ पे कुछ द्रव्यमान है, यहाँ पे द्रव्यमान है। मान के चलो ये छड़ है, एक इसका दो द्रव्यमान है, एक यहाँ पे कुछ लटका हुआ है 2 किलो का, एक 2 किलो का यहाँ लटका हुआ था। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ निकलता है? बीच में निकलता है। सेम सेंटर ऑफ चार्ज भी होता है, दो चार्ज है, एक यहाँ एक कहाँ पे? यहाँ पे। इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ निकलेगा? तो बीच वाली लाइन पे निकलता है। बीच वाले लाइन को मानते हैं हम लोग। इन दोनों का अगर सेंटर ऑफ चार्ज निकालते हैं तो आएगा कहाँ पे? उनके बीच वाले लाइन पे, यहाँ पे आएगा। जो कि कितना होगा भैया? कितना होगा? तो दोनों के योग के बराबर, दोनों के योग के बराबर, यानी कि प्लस में 2q के बराबर होगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल। देखिएगा अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन के एटम यानी कि प्लस वाला चार्ज और माइनस वाले चार्ज को थोड़ा ध्यान देखिएगा। ये माइनस जो प्लस चार्ज है 2q ये भी है, 2q ये भी है, माइनस प्लस दोनों का परमाणु क्या है? बराबर है। और दोनों देखेंगे तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। इसका मतलब ये भी कैसे बिहेव कर रहा है? एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह। ये भी एक क्या बनेगा? वैद्युत द्विध्रुव। यानी कि पानी का जो एक अणु होता है वो भी क्या होता है? एक वैद्युत द्विध्रुव होता है। समझ में आया? पक्का? हाँ जी सर, वेरी गुड। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर बॉटम माय हार्ट। लेट्स स्टार्ट और नेक्स्ट टॉपिक। नहीं, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अभी सिर्फ चलते हैं। और भी एग्जांपल होगा क्या सर? हाँ जी बिल्कुल होगा। देखिएगा H2SO4 का भी एक एटम कैसे बिहेव करता है? वैद्युत द्विध्रुव की तरह। NaCl इसका भी एक एटम कैसे बिहेव करता है? वैद्युत द्विध्रुव की तरह। अब आप नहीं बोल सकते हैं कि सर वैद्युत द्विध्रुव कहाँ मिलेगा? भैया वैद्युत द्विध्रुव कहाँ मिलता है? तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, हर एक यौगिक के जो अणु होते हैं, एक अणु वो कैसे बिहेव करता है? वैद्युत द्विध्रुव की तरह। क्यों? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव हमने डिफिनेशन बनाया है, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अगर एक दूसरे साथ दूरी पर रखे हो तो उसको क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। और इन सब के एटम को सॉरी एक अणु को देखेंगे तो लगभग ऐसे बिहेव करते हैं। क्लियर है? थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा ध्यान देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव हम समझ चुके हैं कहाँ मिलता है, क्या होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद से एक चीज और जाननी जरूरी होती है। कहेंगे सर क्या? अब सोचिए दो वैद्युत द्विध्रुव है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ है, इसका कितना है? 10 कूलम प्लस है। ये रहा एक यहाँ पे -10 कूलम। दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर। कितना मीटर? 2 मीटर। एक और वैद्युत द्विध्रुव है, इसका है 20 कूलम प्लस 20। और देखिएगा यहाँ पे कितना है? माइनस ये भी कितना हो जाएगा? 20 कूलम। और बीच की दूरी जो है 0.5 मीटर की है। कितना मीटर की? 0.5 मीटर। दोनों वैद्युत द्विध्रुव है। हाँ जी, दोनों वैद्युत द्विध्रुव है। अगर दोनों वैद्युत द्विध्रुव को ध्यान से देखें आप, अगर हम पूछे कि अच्छा कौन सा वैद्युत द्विध्रुव जो होगा वैद्युत क्षेत्र ज्यादा बनाएगा, मतलब किसकी तीव्रता ज्यादा होगी, किसकी तीव्रता कम होगी? कहने का मतलब अरे वैद्युत द्विध्रुव है, एक प्लस चार्ज है, कौन सा है? माइनस चार्ज है। तो प्लस से माइनस की तरफ क्या बनेगा? वैद्युत बल रेखाएं बनती हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये भी चारों तरफ क्या बनाएगा? अपने वैद्युत क्षेत्र। ये भी अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? वैद्युत क्षेत्र।
किसकी तीव्रता ज्यादा रहेगी, किसकी कम रहेगी? कहने का मतलब किस वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता ज्यादा रहेगी, किस वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता कम रहेगी, आप हमको बता दीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा हो। अब ये चर्चा करना होगा तो बोलेंगे सर इसका बताएं, ये 10 ये 20 लग रहा होगा ये, लेकिन इसका डिस्टेंस कम, इसका डिस्टेंस ज्यादा, फिर कंफ्यूजन हो रहा है। तब हमने एक जुगाड़ लगाया, एक नई परिभाषा बनाई, एक नई भौतिक राशि बनाई, ठीक है ना। नाम दिया उसका क्या चीज, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम दिए, दूसरा हेडिंग रहेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इसका क्या काम होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हर एक वैद्युत द्विध्रुव को क्षमता को बताने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसीलिए उसको हम बनाए थे कि वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता को क्या करेगा, वो बताएगा। तो क्या डिफिनेशन बनाया उसका, कैसे बनाया हम लोग, तो आइए देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, या उसी को वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता भी बोलते हैं, क्या होता है, आइए देखते हैं। हमने परिभाषा कैसे बनाया, अच्छा इसको ना हम लिखते हैं पी से। किसे लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से। पी का हमने बड़ा सिंपल सा एक तरीका निकाला, कहा कि क्या करेंगे, अब सोचिए थोड़ा। अगर ये सोचिए Q का मान इस वैद्युत द्विध्रुव का बढ़ेगा तो 100% इलेक्ट्रिक फील्ड भी चारों तरफ बढ़ेगा, मतलब इसकी क्षमता बढ़ेगी, यानी P का मान बढ़ेगा, यही ना। अगर बीच का दूरी बढ़ाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दूर बनेगा, इसका मतलब ये होगा कि इस बार भी क्या हो रहा है, उसका क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो P होगा यानी वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, आवेश पे, और क्या चीज, इनके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी पे। हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, इन्हीं दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा। फिर हमने इन दोनों चीजों को मिला के एक डिफिनेशन बनाया। डिफिनेशन कैसा बनाया, तो हमने क्या किया, इसमें से एक आवेश को ले लिया, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लीजिए, एक आवेश का परिमाण, और साथ 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 दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी वो दूरी ले लिया और दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, और जो वैल्यू आया उसी को नाम दे दिए कौन सी, उस वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो भैया बोलेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, कोई भी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या बनेगा, P इक्वल टू Q इंटू 2L। वेरी गुड सर, बहुत सही बहुत सही। देखिएगा ये प्लस Q था, ये माइनस Q था, वैद्युत द्विध्रुव था भाई, इसके बीच की दूरी 2L, ठीक है ना, ऐसा था। इसकी क्षमता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूला से। अब जो वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता निकला है, जिसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोल रहे हैं, यह जो होता है इसका फॉर्मूला तय हो गया। इसका मात्रक बनाना हो तो मात्रक क्या होगा बोलिएगा, मात्रक यहाँ हो सकता है कितना, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, सॉरी कूलाम, और साथ साथ में दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, तो कूलाम मीटर। इसका मात्रक होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बीमा आराम से निकाल सकते हैं, बीमा LIC बताइएगा, बीमा सॉरी LIC मतलब बीमा होता है, जीवन बीमा, इसलिए मैंने बोला। तो इसका जो बीमा होगा वो कितना होगा, आवेश का बीमा होता है A इंटू T, और दूरी का कितना हो जाएगा LATL, ठीक है ना। इसके साथ साथ वैद्युत द्विध्रुव, सबसे कमाल की चीज मैं बताता हूँ आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होती है ना, वो एक सदिश राशि होती है, अदिश नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। और सदिश कोई भी राशि होती है तो उसका परिमाण तो हमने निकाल दिया इस फॉर्मूले से, पर परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा की भी जरूरत पड़ती है। तो कमाल की चीज मैं बताऊं, उसकी दिशा किधर होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है हमेशा माइनस चार्ज से किधर की तरफ, प्लस चार्ज की तरफ होती है। कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि बैल रेखाएं प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं, तो भैया उसके उल्टा होता है। ध्यान रखिएगा, माइनस से प्लस की ओर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या होती है, दिशा। क्लियर है, समझ में आया इतना पॉइंट? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इतना को समझने के लिए, थैंक यू फॉर बॉटम माय हार्ट। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। कितना क्लियर है, आगे बढ़े, यस लेट्स स्टार्ट। अब देखिएगा थोड़ा, ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझ में आ गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। अगला जो हमारा हेडिंग आता है, जो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं वो अपने चारों तरफ क्या बना रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो क्लियर हो गया था, क्षमता थी उनकी, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये बताओ, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव जो होगा अपने अगल बगल में किसी भी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र जो बनाएगा उसका तीव्रता कितनी होगी, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम देखे थे अगर सिंगल चार्ज है, बिंदु वाला आवेश है एगो, तो उसके बगल में r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे हम लोग, फॉर्मूला आया था E = 1/4πε0 × Q/r²। पर यहाँ क्या हुआ, चार्ज कितने हो गए, डबल हो गए,
वैद्युत द्विध्रुव इसको बोल रहे हैं। अब उसके कारण क्या पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमारा अगला जो हेडिंग होने वाला है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं इसको मिटाता हूं और उसको लिख देता हूं। हेडिंग क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण से अगला हेडिंग क्या होने वाला है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए देखते हैं इसको, ठीक है ना। अब एक कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। देखिए प्लस क्यू, यहाँ पे कौन सा हो गया माइनस क्यू, बीच की दूरी कितनी हो गई 2l, बहुत अच्छे, ठीक है सर। ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अच्छा, किसी भी बिंदु पे अगर यहाँ पे निकालना हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे निकालना हो, यहाँ पे कहीं पे भी निकाल सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं इससे पहले आपको कि कभी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना हो आपको, तो उसके लिए पहले दो कंडीशन होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, दो कंडीशन, सर क्या कंडीशन है, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण किसी भी बिंदु पर हम चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, तो उसके पहले दो फार्मूला पहले पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। दो कंडीशन पढ़ेंगे, उसके बाद से किसी भी बिंदु पे निकालेंगे, क्योंकि उन्हीं दोनों फार्मूले का यूज होने वाला है किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कहेंगे क्या फार्मूला यूज होने वाला, कौन सा है, दो नियम। आइए देखते हैं। देखिए पहले ना हम क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है, और उसका एक फार्मूला बना लेंगे। फिर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है, उस पर कोई बिंदु है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसका भी क्या बना लेंगे फार्मूला, और दोनों फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग अब किसी भी बिंदु पर निकालने के लिए। समझ में आ रहा है, कितने कंडीशन हुए इसमें, तीन। पहला अक्षीय स्थिति में, कहेंगे सर अक्षीय स्थिति क्या होता है, अक्षीय अक्ष वाली लाइन पे, अक्ष क्या होता है, जो ने स्थिति में रखा हुआ है, तो तुझे कौन अक्ष में रखा हुआ है, तो भाई अक्ष कौन सा होगा, ये हो सकता है कि इन दोनों आवेश को मिलाने वाली जो रखा होगी ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका अक्षीय स्थिति। तो यहाँ से एक सीधा ये लाइन खींच दें अगर, ये वाली ऐसे, ठीक है ना, इसको कौन सी स्थिति बोलेंगे, अक्ष वाली लाइन। और अक्ष वाली लाइन में कहीं पर भी कोई बिंदु है, इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु से मान लेते हैं कुछ दूरी पे, r दूरी पे, ठीक है ना, कोई बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है ना। इस बिंदु पर अगर हम पूछ दे के बताइए इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो कैलकुलेट करके आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला बनेगा। अब निरक्षीय स्थिति क्या होता है, तो निरक्षीय मतलब भाई अक्ष हो गया, तो निरक्ष मतलब क्या होगा, इसके लंबवत लाइन, लंबवत कहां, इसके मध्य बिंदु से होकर जाने वाली जो लंबवत लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, निरक्षीय वाली स्थिति। उस पर भी कोई बिंदु होगा तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला बनेगा। अब दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग किसमें, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। तीन कंडीशन होने वाले हैं। पहला कंडीशन इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, तो भैया पहले कहेंगे सर पहला कंडीशन है अक्षीय स्थिति में, स्थिति में, ठीक है ना। आइए देखते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव बना है, यहाँ मान लेते हैं कौन सा चार्ज है इसका, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। इससे कुछ दूरी पे कौन सा है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। मध्य बिंदु कितना है इसका, वो है। इससे कितना दूरी पे, भैया इसका अक्ष वाली लाइनें हुई, इस अक्ष वाली लाइन पे मान लेते हैं इस मध्य बिंदु से r दूरी पे एक बिंदु क्या है, ये है। इस बिंदु पर हमको क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा सिंपल है भैया, का है, कैसे होगा, एक सिंपल, देखिए क्या करेंगे। एक काम करिए, पहले प्लस इसमें देखेंगे अगर ध्यान से, वैद्युत द्विध्रुव में कितने चार्ज है, दो चार्ज है। एक बिंदु आवेश यहाँ है जिसका मान क्यू है, एक बिंदु आवेश कितना है यहाँ है जिसका मान कितना है, क्यू है। दोनों का मान क्यू है। प्लस माइनस ये बता रहे हैं कि उसका नेचर अपोजिट है, हमको नेचर से मतलब नहीं है, केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मतलब, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे, पहले इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए, फिर इसके कारण से निकाल लीजिए, और दोनों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, ठीक है ना। आइए करते हैं। देखिए अच्छा, ये वाला बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, एल होती है। ये वाला बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, एल होगी। टोटल मिला कितनी होगी, 2l होगी। बड़ा सिंपल है। अरे बीच की दूरी कितना होती है, 2l तो होती है। तो पहले हम किसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण इससे, फिर प्लस क्यू के कारण इससे, फिर दोनों की दिशा देखेंगे। कहेंगे सर क्या दिशा देखेंगे, दिशा इससे देखेंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, वैद्युत क्षेत्र एक कौन सी राशि होती है, सदिश। और सदिश है तो परिमाण तो आपने निकाल लिया फार्मूला से, पर दिशा भी तो देखना पड़ेगा। एक दिशा इधर, एक दिशा इधर, तो दोनों अगर जोड़ना है तो उस केस में क्या होता है, सदिश योग करते हैं। दो राशियों को, सदिश राशियों को जोड़ने के लिए सदिश योग करते हैं। अदिश राशियों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं। 2 धन 2 4। सदिश में ऐसा नहीं होता है, हो सकता है 4 और 4 आप दोनों सदिश हैं
और जोड़ेंगे 4 4 तो हो सकता है 6 हो जाए, 5 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बीज गणित में क्या होता है, 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। ये 11 में आप पढ़े होंगे, जब वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां आपको पढ़ाया गया होगा कि भैया दो सदिश राशियों को हम कैसे जोड़ते हैं। उसका फॉर्मूला होता है कौन सा, फॉर्मूला होता है r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आई होप ये पढ़े होंगे 11 में। दो सदिश राशियों को जोड़ना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ध्यान रखिएगा, सदिश राशियों को जोड़ने का, ठीक है ना। दो को जोड़ना है तो कहेंगे सर कैसे, देखिए जैसे दो बल लगा रहे हैं, एक बल लगा है हमने 50 न्यूटन, कितना न्यूटन, आपके गले में कोई रस्सी बांध दिया है, 50 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है, एक जो बांधा है इधर ये भी खींच रहा है, कितने न्यूटन से मान लेते हैं, 50 न्यूटन का इधर। अब कहाँ जाएंगे आप, ये बंदा कहाँ जाएगा, बीच वाला उधर जाएगा क्या, इधर जाएगा, ना 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 उधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। टोटल फोर्स कितना लगा इस पे, तो बोलेंगे सर 50 50 100 न्यूटन। बताइए तो 100 न्यूटन का फोर्स लगा है, फिर भी वो वस्तु कहीं नहीं जा रहा है, क्यों, क्यों, रीजन, बल क्या है, सदिश राशि है, सदिश है तो दिशा भी मायने रखता है। इसका दिशा देखिए एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल, नेट पर कितना मिल रहा है, 0। इस पे वस्तु पे नेट बल कितना लग रहा है, फिजिक्स की भाषा में 0। आपको देखने से लग रहा है कितना लग रहा है, 50 न्यूटन, लेकिन वास्तविकता है कि नेट बल 0 है, तभी ये वस्तु कहीं नहीं जा रहा है। अब कहेंगे सर 50 50 100 है, ना ना आप जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 100, लेकिन इस फार्मूले से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, नेट फोर्स 0। कहेंगे सर कैसे जोड़ेंगे, तो देखो एक तो पहला ए का मान कितना है 50, बी का मान रख दीजिएगा 50, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों बीच का एंगल 180 अंश का कोण पे लगे हैं, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 180 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कितना, आर का मान 0। तो दो सदिश राशियों के जोड़ने का मेन फार्मूला क्या है, यही है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी दो सदिश राशि को जोड़ना होगा तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ कॉमन सेंस भी लगाते हैं हम लोग, ये तो मेन फार्मूला हो गया, कॉमन सेंस भी लगाते हैं कि दो सदिश राशियों को जोड़ने का। कहेंगे सर क्या तरीका है, वो कहते हैं कॉमन सेंस। कभी भी क्या होता है ना कि दो सदिश राशियां एक दूसरे का अपोजिट है, क्या है, अपोजिट। जैसे इधर लगा है 10 न्यूटन, इधर लगा है 10 न्यूटन, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, विपरीत है तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। ये दिमाग से लगा के हम समझ सकते हैं कि भाई नेट फोर्स कितना होगा, 0। अगर सोचो इधर लगा हो 50 न्यूटन, इधर लगा है 30 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना आएगा उसके वस्तु के ऊपर, भाई 50 का 30 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, 20। 20 किधर लगेगा, उधर ही लगेगा, तो वस्तु नेट फोर्स कितना लगेगा, 20। कैसे पता चला, उधर वाले में से ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या कर लिए थे हम लोग, माइनस कर लिया। कभी ऐसा हो कि दोनों फोर्स एक ही दिशा में लग जाए, जैसे पहला दिशा एक फोर्स लगा रहे गले में रस्सी बांध के खींच रही है 10 न्यूटन से, दूसरा वाला भी खींच रहा है 20 न्यूटन से, अब दोनों एक ही दिशा में खींच रहे हैं। उस केस में क्या होता है, नेट फोर्स कितना होता है, भैया पहला 10 था, दूसरा 20 था, नेट फोर्स एक ही दिशा में है तो उस केस में दोनों जुड़ जाते हैं। एक ही दिशा में होंगे दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि एंगल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि पहला और दूसरा राशि जो है दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0। तो एंगल 0 रख के वो निकालेंगे इस फॉर्मूले से ना, ए का मान 10 रख के बी का मान 20 रख के, तो आर का मान आएगा कितना पता है, 30 आएगा, क्योंकि 10 और 20 दोनों जुड़ जाते हैं, एक ही दिशा में रहता है तो हो जाता है, जुड़ जाता है। एक पॉइंट हमेशा ध्यान में बैठा के रखिएगा, ठीक है ना। इन सबको छोड़िए, 11 का टॉपिक था, इसको 11 में आप लोग आई होप चर्चा किए होंगे, नहीं किए होंगे तो यहाँ थोड़ा सा मैं चर्चा किया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसका काम आने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, भैया दोनों वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पे एक बिंदु ए था, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। हम क्या करेंगे, पहले इसके कारण निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे, और दोनों को दिशा देखेंगे, क्योंकि आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा उसकी दिशा अलग अलग रहेगी। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, दिशा देखेंगे, पहला इसके कारण किधर है, फिर इसके कारण किधर है। अब कहेंगे सर दिशा अभी बता दीजिए, तो थोड़ा मान लेते हैं, सोचो ये माइनस क्यू चार्ज है, तो ये वाला जो इस पे अपना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा उसकी जो दिशा रहेगी किधर रहेगी, माइनस चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनता है या वैद्युत बल रेखाएं बनती है वो अंदर की तरफ आती है। कैसे आती है, अंदर की तरफ। तो सोचिए इस बिंदु पर जिधर वैद्युत बल की दिशा होती है उधर ही, सॉरी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। वैद्युत बल रेखा इधर की तरफ अंदर की तरफ आ रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर रहेगी, इधर, इधर की तरफ रहेगी। इसको मान लेते हैं हम कौन सी, E1। E1 मतलब इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जो कि E1 की दिशा किधर रहेगी, इधर रहेगी। अच्छा, तो जो प्लस वाले चार्ज के कारण किधर रहेगा, इधर, इस वाले पॉइंट पे, तो बोलेंगे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र किधर निकलेगा, बाहर की तरफ। इसको मान लेते हैं हम कौन सा है, क्लियर है। E1 और E2 की दिशा पता चल गई, मतलब दोनों चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा बिंदु ए पे अलग अलग, उन दोनों की दिशा पता चल गई हमको, और दोनों का परिमाण अब निकालना है अलग अलग, निकाल के क्या कर लेना है, दोनों का योग कर देना है। पर योग कौन सा, सदिश जोड़ने का तरीका अभी सिखाए, इस वाले तरीके समझ में आया। आइए निकालते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस आवेश के कारण बिंदु ए पर निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखेंगे माइनस क्यू आवेश, ठीक है ना, के कारण
बिंदु, ठीक है, ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर है? कितना निकाले थे? अच्छा, E1 माने थे, कितना माने थे? E1, अच्छा ठीक है, ठीक, सही तो है, बिल्कुल सही। E1 का वैल्यू, अरे बिंदु आवेश है ना, बिंदु आवेश से कितना दूरी पे? R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, सिंगल आवेश के कारण निकालो, अभी इसको भूल जाओ। इसका मान कितना बोल रहे हैं? E1, इसके कारण कितना होगा? तो फॉर्मूला पढ़े हैं, बिंदु आवेश के कारण पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश का मान कितना है इसका? तो कहेंगे सर क्यू है, कहेंगे -2। अरे भाई -2 क्यों रखेंगे? -2 ये बता रहा है कि बस नेचर अलग है, हमको उससे मतलब नहीं है, केवल वैद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है, ठीक है? तो हम कितना रखने वाले हैं? क्यू। अब इस चार्ज से कितना दूरी पर रखा हुआ बिंदु ए है? तो बोलेंगे सर इससे चार्ज से कितना दूरी पे है? ए वाला डिस्टेंस। अच्छा देखिए, यहां से यहां तक दूरी कितनी है? आर है। यहां से यहां तक कितना है? एल है। एक काम करते हैं, आर और एल को जोड़ने से कितना हो जाएगा टोटल दूरी? हाँ, तो लिख सकते हैं जो दूरी होगा आर प्लस एल हो जाएगा, और नीचे होता है आर का स्क्वायर, यानी कि इतना का हो जाएगा क्या चीज? स्क्वायर। निकल गया E1। इसी प्रकार से क्या निकालिए? E2। E2 क्या है? तो भैया प्लस क्यू आवेश, ठीक है ना, के कारण, ठीक, बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आइए देखते हैं कितना निकलेगा, बताइएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि कितना मानते हैं हम लोग? E2। कितना माने हैं? E2 का वैल्यू सेम वही भी क्या है? एक बिंदु आवेश है, इसके कारण ये कुछ दूरी है, उसको निकालना है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, आवेश का मान कितना है इसका भी? क्यू। दूरी कितना है अब बताइएगा? इस चार्ज से कितना दूरी पे बिंदु है? ये वाला दूरी बताना है। अब सोचिए टोटल दूरी कितनी है? आर है। आर में से अगर इतना माइनस कर लें, इतना एल को, कितना बचेगा? इतना बच जाए। हाँ, तो दूरी कितनी हो जाएगी? आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, क्या लगाते हैं, वाह वाह, क्या बात है। ये हो गया E1, ये हो गया क्या चीज? E2। दोनों का परिमाण पता चल गया। अब क्या निकालना था हमको? इन दोनों को जोड़ना था, तभी तो बिंदु ए पर नेट विभव निकलेगा, सॉरी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा। तो लिख रहे हैं, हम नीचे लिखेंगे, नीचे क्या यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा आगे लिखते हैं, ठीक है, लिख रहे हैं। तो बिंदु ए पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आइए देखते हैं, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बोल दे रहे हैं ई। कितना बोल रहे हैं? ई। ई का वैल्यू कितना होगा भाई? तो ई जो होने वाला है, दोनों को जोड़ेंगे, कितना को? वैद्युत क्षेत्र जो निकलेगा वो भी सदिश राशि होगा, तो E1 को और प्लस E2 को हम क्या करेंगे? एक वेक्टर लगाए हैं ऊपर, वेक्टर मतलब सदिश, मतलब उनका E1 और E2 का कौन सा योग करना है? सदिश। और सदिश योग कैसे करते हैं भैया? तो सदिश योग करने का बड़ा सिंपल सा रूल है सर, हम सदिश योग में परिमाण निकालते हैं कैसे? तो नेट परिमाण मान लेते हैं, रिजल्टेंट जो आएगा ई है, तो ई कैसे निकलेगा? अंडर रूट E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर, पहला और दूसरा का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 E1, ए और एक जगह P1 है ना, और E2 और इंटू कितना? cos थीटा। और रखेंगे तो देखिएगा वैल्यू कितना आएगा? E1 E2 हो गया ना। अभी देखो यहाँ पे cos कितना होगा, थीटा कितना होगा? 180 बन रहा है ना यहाँ पे, और दोनों के बीच क्या है? दोनों वैद्युत क्षेत्र के बीच कितना बना कोण? 180 का। यहाँ रखेंगे थीटा का मान 180, 180 अंश का मान होता है -1, हो जाएगा फॉर्मूला कितना चाहिए देखिएगा, E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर प्लस, सोचिए इसका देखिए, cos 180 का मान -1, माइनस इसमें गुणा होगा, कितना हो जाएगा? -2 E1 और कितना हो जाएगा? E2, ये तो होगा। अगर इसको देखेंगे तो क्या बन गया? वो फॉर्मूला बन गया किसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि फॉर्मूला हो गया किसका? E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर का। हुआ क्या? अरे बिल्कुल यही तो हुआ, नहीं हुआ? ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, तो इसको E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो बचा कितना? E1 माइनस E2, यही ना आया? यानी कि अगर इनका सदिश योग करेंगे दोनों का, तो कितना आने वाला है? E1 माइनस E2। E1 मतलब जो ज्यादा है उसमें क्या करेंगे? कम वाले को क्या कर देंगे? घटा देंगे, यही ना? आइए इसको हम केवल समझाने के लिए बताएं। अब वही चीज थोड़ा ध्यान समझिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा भैया, क्या बोले हम, ठीक है ना? हम इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक किए थे, जो वैल्यू ज्यादा है, यानी कि E1 एक इसको मानना था हमको, जो वैल्यू ज्यादा रहता है उसको ए मानते हैं, और जो वैल्यू कम रहती है उसको क्या मानते हैं? बी मानते हैं। इन दोनों E1 और E2 में से ध्यान से देखेंगे कौन ज्यादा है, तो आपको पता चलेगा जो चार्ज इस बिंदु के नजदीक है उसका प्रभाव यहाँ ज्यादा पड़ेगा। तो कौन सा चार्ज नजदीक है? प्लस क्यू वाला। प्लस क्यू ज्यादा है तो इसका मतलब E2 क्या होगा? तुम्हारा ज्यादा होगा। और ये वाला क्या है? कम है, इसका मतलब ये हुआ कि E1 क्या रहेगा?
भैया E2 से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो अगर हम इसमें देखेंगे, अगर E1 को ज्यादा माने थे तो कितना आया था, E1 माइनस E2 आया था, क्योंकि है एक्चुअली में E2 ज्यादा। तो इसमें फॉर्मूला लगा के उसके बाद से फिर निकालेंगे नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 माइनस E1 आएगा। एक्चुअली फार्मूले से भी कितना आएगा, E2 माइनस E1 आएगा। अगर दिमाग लगाएं तभी हम समझेंगे कि भैया हम देख रहे हैं कि E2 ज्यादा, E1 क्या है, कम है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो नेट यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो क्या होगा, सदिश है तो क्या करेंगे, ज्यादा वाले में कम को घटा देंगे, सीधी सी बात है। तो अगर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकालनी है तो सीधा कितना हो जाएगा, E2 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, E1 को। ज्यादा वाले में क्या करना पड़ेगा, कम वाले को माइनस करना पड़ेगा। आइए इसका वैल्यू रख दीजिए, हमको परिमाण से मतलब था, वैल्यू रख दीजिए। ये लिख दिया आपने, अगर लिख लिया है तो अच्छी बात है। फिर मैं इसको मिटाता हूँ और थोड़ा कैलकुलेशन आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ मिटाता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अरे सॉरी, इसका E2 का वैल्यू आया था, जो वैल्यू आया था मुझे याद है, ठीक है ना। मैं रख दूंगा सीधा सीधा अभी, ठीक है। देखते हैं, इधर करता हूँ, कोई जगह नहीं उधर। E का वैल्यू कितना आया है, E1 का मान कितना था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना था, Q अपान R, और क्या साथ में इससे उसके कारण कितना था, R प्लस L था, ठीक है ना। R प्लस L का होल स्क्वायर था। ये कितना था, E2 का मान था। सॉरी E2 का नहीं था, ये E1 का था। E2 का कितना था, R माइनस L, ठीक है ना। अरे E2 ये वाला था, ठीक है ना। और उसमें क्या करना है, माइनस करना है किसको, E1 वाले को। E1 का वैल्यू कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना, Q अपान R प्लस L, इतना आया था, ठीक है। दोनों वैल्यू E1 और E2 की जगह पर रख दिया हमने। अब क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या करेंगे भैया, दोनों में पहले देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और साथ साथ में Q भी कॉमन है तो Q को भी कॉमन ले लेते हैं। बचा कितना, तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ कितना बचा, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, यही तो बचा, कितना बचा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम कितना होगा बताइएगा, देखेंगे तो ये होगा कितना, E इक्वल टू, ठीक है ना, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा। इसको ध्यान से देखें तो इनका दोनों का एलसीएम कितना होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर एक कोष्ठक में, और R प्लस L का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, बचा ये, इसका ऊपर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचा ये, इसका ऊपर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना, कितना बचा। अब होल स्क्वायर से इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ये इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इनटू ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर छोड़िएगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, AB मतलब R इंटू L, इसका A माइनस B का होल स्क्वायर छोड़िएगा और माइनस अंदर करते जाइएगा, तो A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर, अब माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस R स्क्वायर, ये ना, प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस L स्क्वायर। और होता है माइनस 2AB, भाई माइनस अंदर जाएगा तो माइनस को क्या कर देगा, प्लस, यानी कि 2RL, इतना होगा। नीचे कितना हो जाएगा, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो एक कोष्ठक में माइनस B, एक कोष्ठक में A प्लस B है ना। तो उसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B का जगह पे L है तो L का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा एक बना लिया। इसमें ध्यान से देखेंगे तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, ठीक है ना। जो बचा है उसको लिख लेते हैं 2, यहाँ पे 2RL, यहाँ पे कितना बचा है 2RL, यानी कि टोटल कितना होगा 4RL, ठीक है ना, कितना होगा 4RL। यहाँ मिटाता हूँ इसको, इधर देखिएगा, इधर लिखता हूँ मैं, ठीक। ये होगा कितना, इधर मैं लिखता हूँ, तो टोटल जो E आने वाला है वो कितना आने वाला है, ठीक है, वो होगा कितना, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया कितना टोटल, ऊपर कितना हो गया 4RL, कितना हुआ 4RL बचा था, यहाँ सीधा लिख दे रहा हूँ, इनटू 4R इनटू कितना L, नीचे कितना बचा है देखिएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये तो बचा है पूरे का होल स्क्वायर, इतना बचा हुआ है, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है ना, Q को भी उधर भेजते हैं, और हम एक चीज देखेंगे इसमें, इसको ऐसे लिख देते हैं, Q इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा कितना, इसको लिखते हैं 2 इंटू, और इसको लिख देते हैं 2L को एक साथ लिख देते हैं, इंटू Q को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान देखिएगा, इसको क्या समझ में आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई करके 2 दूनी 4, 4, और L एक L हो गया, और R भी है ना, R तो मैंने छोड़ ही दिया, 2R को एक साथ करो, 2R ये हो गया, ठीक है।
और 2r और देखो गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 r और इंटू एल एक साथ में क्या हो जाएगा q। कितना हो गया, इतना लिखने के पीछे रीजन है, फिर बता रहा हूँ कैसे क्यों लिखा मैंने। नीचे कितना था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लिख सकते हैं क्योंकि ये देखें, अगर इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये होता है क्या चीज P, यानी कि उस वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता, यानी कि 2L इंटू क्यू को क्या बोलेंगे, उस वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता। तो आगे हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, यहाँ लिखता हूं मैं, ठीक है ना, नीचे थोड़ा जगह नहीं है, इसको कवर कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। ये लिख सकता हूं मैं E इक्वल टू 1/4 पाई नॉट इंटू, ये हो जाएगा क्या चीज, उसको लिख सकते हैं 2r इंटू कितना P, और नीचे हो गया क्या चीज r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है जी सर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये जो होगा मेन फार्मूला होगा, ठीक है ना, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ा सा हम कुछ और करने वाले हैं, एक बड़ा सिंपल सा चीज करने वाले हैं। कहेंगे क्या थोड़ा सा अंतर करने वाले हैं, तो देखिएगा कई बार क्या होता है कि जो अगर L जो है L हम लिखेंगे, क्योंकि L जो है वो क्या है R की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। क्या है, किसके तुलना में, R की तुलना में। ठीक है, तो अगर L जो है R की तुलना में बहुत छोटा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, L को छोड़ सकते हैं और R को साथ में लेके जा सकते हैं। भाई L को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो L का स्क्वायर है, अगर कोई वैल्यू बहुत छोटी होती है तो उसका स्क्वायर करने पर और भी छोटा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से L को छोड़ सकते हैं, तो बचा क्या, केवल R। अब इसको हम हटा देंगे तो बचा क्या, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये हो जाएगा 2r इंटू P, या 2rp लिख सकते हैं। नीचे कितना हो जाएगा, ये छूट गया, बचा कितना r स्क्वायर पे a स्क्वायर आएगा, कितना हो जाएगा r टू द पावर 4। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से r से एक r कट जाएगा तो ऊपर कितना बचा 2p, नीचे कितना बचा rq। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आई होप ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा लंबा चौड़ा था पर ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो था ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण से अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला आपको कंफर्म समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए अक्षीय स्थिति में हमने क्या किया है, जो फॉर्मूला निकाला है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r3। अगर वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर कोई बिंदु है अक्षीय स्थिति में, तो उससे इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। अगला जो हमारा हेडिंग होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो भैया अक्षीय स्थिति में हमने निकाल लिया फॉर्मूला, अब किस में निकालेंगे, निरक्षीय स्थिति में। और जब निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे तो उन दोनों का यूज करके हम किस में निकालने वाले हैं, किसी भी बिंदु पे। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, तक के लिए धन्यवाद।